हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लाइट। देखो, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार है, पढ़कर एकदम मज़ा आने वाला है। क्लास 10th के लिए इसे ज़्यादा बिल्डअप नहीं करा गया है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये आसान लगने वाला है और फुल ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, लाइट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ लाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने का क्षमता प्रदान करता है। जैसे साउंड एक एनर्जी हुआ करता था, हम लोग साउंड को क्या लिखते थे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सुनने का क्षमता प्रदान करता है। उसी प्रकार से लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने का क्षमता प्रदान करता है, और एनर्जी को सेंस किया जाता है। एनर्जी को कौन सेंस करता है? ह्यूमन आई में रेटिना सेंस करता है एनर्जी को। लाइट एनर्जी को कौन सेंस करता है? ह्यूमन आई में रेटिना सेंस करता है इसे। ठीक है क्या? लेकिन देखो, लाइट का एक और डेफिनेशन दिया जाता है, न्यू डेफिनेशन भी दिया जाता है लाइट का। यहाँ पर समझना आप, जो मैं आपके लिए वेव के रूप में लिख रहा हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ, वेव है तो वेवलेंथ होगा ही, हुज वेवलेंथ इज इन द रेंज अबाउट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। यह एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के आसपास होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर में कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, कैसे है, किस साइंटिस्ट ने बताया, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट अभी इतना ही समझ लो, ओके। और वेव क्या होता है भाई? वेव हम लोगों को पता है भाई, साउंड में पढ़े हम लोग कि वेव जो है कुछ इस प्रकार का होता है ना। सही है क्या? जिसमें एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की जो दूरी होती है, इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। यही तो है वेवलेंथ। तो लाइट जो है एक ऐसा वेव है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है। आप नैनोमीटर से अंदाज़ा लगा सकते हो। नैनोमीटर मतलब ऐसा समझो ना, ऐसे एकदम काफ़ी छोटा, काफ़ी छोटा। ठीक है, आप उसे स्ट्रेट लाइन मान लो तो कोई बुराई नहीं है, मान सकते हो कि हाँ भाई ये लाइट जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बात पकड़ में आया? सोचो ना, इसका जो वेवलेंथ है काफ़ी छोटा, इससे भी छोटा। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज, या फिर नेकेड आइज क्या देख ही नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आपने भी सुन रखा होगा कि लाइट जो है, लाइट की दो नेचर होती है। बट ये ड्यूअल नेचर क्या है पहले समझो। तो इसमें मैं सबसे पहला लाइन आपको बताता हूँ कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। समटाइम्स इट वर्क्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम इट वर्क्स एज अ वेव। ओके, समटाइम्स light is considered as a particle and sometimes it is considered as wave। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता चला कि भाई ये लाइट पार्टिकल है कि वेव है। अगर हम लोग पार्टिकल मानेंगे तो किन किन बातों को फॉलो करेंगे, अगर हम लोग इसे वेव मानेंगे तो किन किन बातों को फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम चीज़ स्टार्ट करते हैं
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमारा इसमें सबसे पहला चीज स्टार्ट होगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो बहुत सारे साइंटिस्टों की कहानी है ये, मतलब बहुत पुरानी कहानी है। ऐसा मान लो कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को कौन नहीं जानता, सर आइजक न्यूटन, भाई बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बताया कि लाइट जो है यह पार्टिकल है, लाइट इज पार्टिकल। और उस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इस प्रकार के छोटे छोटे से लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको इन्होंने कॉर्पस्कल नाम दिया कि भाई कॉर्पस्कल के बने होते हैं। लेकिन अब सोचो अगर ये पार्टिकल है और शरीर पर गिरेगा तो ये तो फट जाएगा ना भाई, शरीर कहाँ से आ रहा है, लाइट बहुत ऊपर से आ रहा है। तो इन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं कॉर्पस्कल्स ये मासलेस होते हैं, मासलेस, इनमें कोई वजन नहीं होता। तो मासलेस होने के कारण, वजन नहीं होने के कारण भाई हमें, चलो ठीक है मान लिया सभी लोगों को भाई चोट वोट नहीं लगेगी, हमें जो झटका है वो नहीं लगेगा, चलो ओके ठीक है। काफ़ी दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट, इनकी बातों को माना गया, इनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करा गया। और धीरे 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 भाई दूसरे साइंटिस्ट आ गए, मतलब आ तो पहले ही गए थे लेकिन उनकी बातों को कोई मान नहीं रहा था, है ना, हाइजन नामक साइंटिस्ट। तो उन्होंने आए, तो उन्होंने बोला एक एक्सपेरिमेंट करा अपना कुछ अलग सा, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, लाइट जो है वो वेव है, वेव, लाइट जो है वो वेव है। फिर लोगों को लगने लगा कि न्यूटन की थियरी गलत थी और हाइजन की थियरी बिल्कुल सही है, और उन्होंने लाइट को सभी लोग फिर वेव मानकर चलने लगे, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ, आइंस्टीन ने करा और भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने करा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें फिर से पता चला कि लाइट जो है अगर वेव होता, अगर लाइट वेव होता तो ये एक्सपेरिमेंट तो संभव ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट ही बेकार हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ही टूट जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट जो है वापस से पार्टिकल है, लाइट जो है वापस से पार्टिकल है। बात समझ में आया क्या? तब जा कर के एक नया थ्योरी आया जिसे क्वांटम थियरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तब जा कर के एक नया थ्योरी आया, और प्रेजेंट में क्या लिया जाता है, तो अब हम यहाँ पर प्रेजेंट वाली बात बताएंगे कि प्रेजेंट में भाई लाइट के बारे में क्या बोला जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल, यानी कि आप एकदम टीनी पार्टिकल्स बोल सकते हो, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ये फोटोन से मिलकर बना हुआ बच्चों। अब जो नया वाला पार्टिकल का नाम दिया गया ना, वो फोटोन दिया गया, और बेसिकली ये बोला गया कि ये फोटोन क्या है, व्हाट इज फोटोन्स। भाई आपने बोल दिया ठीक है अच्छी बात है, फोटोन से मिलकर बना हुआ है, तो फोटोन क्या है, तो बोला गया फोटोन आर नथिंग बट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये फोटोन ऐसे पार्टिकल हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जिनके अंदर एनर्जी भरा हुआ है, एनर्जी भरा हुआ है। बहुत छोटे होते हैं ये पार्टिकल, बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन इनके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, एनर्जी भरा हुआ है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लो कि आप होली में क्या करते हो, होली में एक बलून ले लेते हो और बलून में पानी भर के उसे रख लेते हो। जैसे कोई आदमी पास होता है सामने से, ये बिम मारा उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर मारने से क्या होता है, पूरी पानी जो है बिखर जाती है ऐसे। तो उसी प्रकार से फोटोन को बोला गया कि दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनके अंदर लाइट एनर्जी भरी हुई, इनके अंदर एनर्जी भरी हुई है। जब ये फूटते हैं तो लाइट के रूप में आते हैं बाहर। बात पकड़ में आया क्या? ओके। और साथ में ये भी बोला गया फोटोन के बारे में, सबसे पहली बात तो ये निकली। दूसरी बात ये निकली फोटोन के बारे में कि दे ट्रेवल विद अ ग्रेटर स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल विद वेरी लार्ज स्पीड,
अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अब चूँकि पार्टिकल है, पार्टिकल को चलने के लिए तो पार्टिकल क्या वैक्यूम में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा, तो वैक्यूम में बोला गया इतना। अभी मैं आपको बता दूं कि एयर में भी लगभग इतना ही माना जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो और एयर, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये वैक्यूम के लिए दिया गया है, ठीक है। और तीसरी बात क्या मानी गई कि चूँकि ये पार्टिकल्स हैं तो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या। और भी बातें बताऊंगा मैं आपको फोटोन के बारे में, लेकिन अभी पार्टिकल थियरी के लिए इतना ही। भाई क्या है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में बताया गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एक ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनमें एनर्जी भरा हुआ है। और यह भी बताया गया कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलते हैं। और दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। वेव थियरी ऑफ लाइट, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर क्या होता है? इसमें आपको बताया गया कि कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए, जिस एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो अगर लाइट को पार्टिकल मान लिए जाए तो एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैं आपको एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि अगर मान लो कोई पार्टिकल इधर से आएगा ऐसे, और मान लो कोई पार्टिकल इधर से आया ऐसे, तो अगर पार्टिकल है तो यहाँ पे टकरा जाना चाहिए, और टकरा के ये पार्टिकल किधर इधर चला जाता है, ये पार्टिकल किधर इधर आ जाता है, राइट। या फिर ये पार्टिकल किधर इधर चला जाता है, या इधर किधर भी जा सकते थे। अगर पार्टिकल है तो उन्हें टकराना चाहिए था। सही है गलत? सोच के बताओ आप, है ना। बट ये टकराते हैं क्या? आप 2 लाइट ले लो और 2 लाइट को ले करके एक इधर से ऐसे जला दो और एक इधर से ऐसे जला दो, तो इधर वाला लाइट सीधा इधर निकल जाएगा और इधर वाला लाइट सीधा इधर निकल जाएगा। बीच में यूं टकरा कैसे हो जाता है क्या? ऐसे टकरा कैसे होता है क्या? नहीं होता ना। इसलिए नहीं होता बिकॉज लाइट जो है पार्टिकल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि लाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। लाइट को क्या नहीं बोला गया? लाइट, ये वाली लाइट सीधा इधर निकल जाती है ऐसे, और ये वाला लाइट सीधा इधर निकल जाता है ऐसे। दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करते हैं, ये इंटरफेरेंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस वजह से लाइट को हम लोग क्या मान सकते हैं? वेव मान सकते हैं भाई, पार्टिकल नहीं मान सकते। तो वेव नेचर में क्या बोला गया? वेव नेचर में बोला गया, सबसे पहली लाइन में बता रहा हूँ इसकी, पहला पॉइंट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। EMW क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है। जिसका वेवलेंथ हुज वेवलेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, जिसका वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये अबाउट वाला है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा अभी, क्योंकि इधर 4800 के आसपास एंगस्ट्रम में होते हैं और उधर समथिंग 760 के आसपास होते हैं, 7600 के आसपास, तो ये एंगस्ट्रम में मेजर किए जाते हैं। तो फिलहाल मैं अबाउट बता रहा हूँ, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ होता है, मतलब काफ़ी छोटा, जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस करा है ना। वेवलेंथ क्या होता है? 1 क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी, या फिर 1 ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी, मतलब एक चक्कर में वेव को के द्वारा चला गया डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है बेसिकली।
और ये आप लोग साउंड चैप्टर में क्लास 9 में अच्छे से जानते होंगे। ठीक है क्या? दूसरा पॉइंट बताया गया क्या इसमें, दूसरा पॉइंट बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? पार्टिकल मीडियम में चलता है या बिना मीडियम में चलता है, कैसे? तो इसे बोला गया क्या कि इट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम और इन वैक्यूम बोथ। एज वेल एज लगा देता हूं मैं और को हटा करके यहां से बच्चों, तो ज़्यादा सही रहेगा। मीडियम एज वेल एज इन वैक्यूम, एज वेल एज इन वैक्यूम। ये ऐसे हैं जो मीडियम में तो चल ही सकते हैं, वैक्यूम में भी चल सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास बात ही होती है भाई, ये सब ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ये सब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होते, और ये मैकेनिकल वेव नहीं होते। जो हमारा साउंड वेव होता है, साउंड वेव में क्या पढ़ाया गया होगा कि दे आर मैकेनिकल वेव्स, वो बिना मीडियम के आगे पीछे चल ही नहीं सकते। बट लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है और लाइट मीडियम में भी चल सकता है, लाइट मीडियम में भी चल सकता है। जैसे आप मान के चलो कि इस कमरे में, मान के चलो कि यहाँ एक रूम है, इस रूम में पूरा एकदम वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और आपको यहाँ रखते हैं और आपके दोस्त को यहाँ रख दें। भाई आप दोनों लोग हैं यहाँ पर और दोनों एक दूसरे से एकदम बातें चीतें करो, तो क्या होगा? तुम उसे देख पाओगे, तुम उसे सुन पाओगे। चलो ये वैक्यूम है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। यू कैन सी हिम और हर, ईच अदर लिख दें। ओके, वन अनदर ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है चलो, अंग्रेजी पे नहीं पढ़ते। यू कैन लिसन वन अनदर, you can listen one another, both आपका सी ऑप्शन है both और डी ऑप्शन है नॉन। क्या होगा बोलो? तो आंसर है सिर्फ देख सकते हो भाई, सुन नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि साउंड एक ऐसा एनर्जी है, साउंड एक ऐसा वेव है जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लाइट एक ऐसा वेव है जिसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडियम है वो फिर भी चलेगा और मीडियम नहीं है वो फिर भी चलेगा। मीडियम की आवश्यकता नहीं है इसे। इसलिए अगर इस कमरे में सिर्फ वैक्यूम क्रिएट कर दिए जाएं और दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं तो इसकी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। न इसकी बातें उस तक नहीं पहुंचेंगी, बिकॉज यहाँ पर वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है जिससे साउंड ट्रैवल करे। बट देख सकता है, देख सकता है, देख सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट को ज़रूरत नहीं है। समझ गए होंगे आप बात को। चलो आ जाओ। तो ये था आपका वेव नेचर ऑफ लाइट और इसके पीछे हमने पढ़ा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। गॉट माई पॉइंट? चलिए, तो इस प्रकार से ये फाइनली बोला गया कि भाई जो लाइट है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। समटाइम लाइट इज कंसिडर्ड एज द पार्टिकल एंड समटाइम लाइट इज कंसिडर्ड एज अ वेव। लेकिन पॉइंट ये उठता है, पॉइंट ये उठता है कि भाई जब पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं उसमें, किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और कब पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर, और वेव नेचर कब पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों की स्टडी होती है उसमें। तो चलिए आइए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई, है कि नहीं पॉइंट। तो यहाँ पर हम दे देते हैं लाइट को दो भाग दे देते हैं। एक का नाम दे देते हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक का मतलब आप समझते हैं ना, ऑप्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स, कोई अगर पूछे व्हाट इज ऑप्टिक्स तो बोलना स्टडी ऑफ लाइट। और एक है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो सर ये तो समझ आ गया कि पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है, लेकिन कब पढ़ते हैं इसमें। तो देखो इसको कैसे बंटवारा किया गया है।
इस हिसाब से लिखा गया कि व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स आर इज मच बिगर देन, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, wavelength of the light, then we study about, then it is called the ray optics, then it is called रे ऑप्टिक्स। भाई रे ऑप्टिक्स हम लोग तब पढ़ते हैं जब इस पार्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे मिरर के बारे में, हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे लेंसेस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सब की साइज क्या है, नैनोमीटर में है। ये सब मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में इनकी साइजेज हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो नैनोमीटर तो होता है 10⁻⁹ के आसपास, 10⁻⁹, और ये तो बहुत बड़े हैं। तो जब इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, अपने इमेजेस के बारे में बात करेंगे, तो दे विल सेट टू बी एज रे ऑप्टिक्स। फिर वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं हम लोग, और इसके अंदर पढ़ाई क्या क्या होती है, जरा ये दोनों बात कर लूँ मैं। तो इसके अंदर पढ़ाई होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, और दूसरे नंबर पे पढ़ाई होती है रिफ्रैक्शन। मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अंदर पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये मान कर चलते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। गॉट माई पॉइंट? ओके, आ जाओ वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं। तो वही साइज ऑफ पार्टिकल्स इज कंपेरेबल लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आप बड़ा तो नहीं लिख सकते ना, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और छोटा भी आप नहीं लिख सकते, लेकिन उसके आसपास हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ के आसपास, तब जा करके हम लोग उसे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन नहीं डिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे आपको इंटरफेरेंस, जो अभी पीछे एग्जांपल दिया ना यहाँ पर, ये वाला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम इसके अंदर पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, अभी हमको नहीं देखना है इस सब चीज़ों को। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमें अपने 10th क्लास में बस इसी दोनों पर बातें करनी है, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से चलिए भाई, ये तो क्लियर हो गया कि सर हम लोग अपने 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स हम लोग पार्टिकल, लाइट को पार्टिकल मानने वाले हैं। क्लियर हुआ क्या? लाइट को हम लोग क्या मानने वाले हैं बच्चों, पार्टिकल मानने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं अपना, रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलो आ जाओ, रिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो समझो कि जब भी कोई लाइट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले आपको समझा लूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाऊँगा, डेफिनेशन लिखवा दूँगा, डोंट वरी। आप यहाँ पर समझिए कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो इसका कुछ हिस्सा ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब टकरा करके दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर ऐसे आता है तो ये कहाँ चला जाएगा भाई, ये टकरा करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ले लेते हो एक और, तो ये टकरा कर ऐसे चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एरो ज़रूरी है, एरो नहीं रहते हैं तो पता नहीं चलता है। और ये सरफेस है अपना,
ऐसा आपने किया हो ना अपने क्लासेस में, ओ घड़ी का शीशा यूं लाइट किसी के मुंह पे ऐसे चमकाना, टीचर पढ़ा रहे हैं और टीचर्स के मुंह पे यूं लाइट जो आप लोग चमका देते हो, या फिर मिरर वगैरह लेकर के ऐसे ऐसे किसी के मुंह पे, वाओ, ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी एक डायरेक्शन से आ रहा है, किसी सरफेस पे टकराया और टकरा के दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा एकदम सिंपल, when light rays fall on an surface, on a surface, है ना, on a surface, then some of it bounces back। सम ऑफ इट क्यों लिख रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ पर 3 फेनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों होते हैं, तो इसलिए वजह से मान लो कुछ हिस्सा टकरा के वापस लौट रहा होगा, तो सम ऑफ इट बाउंसेस बैक। द फेनोमेना ऑफ, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is called reflection of light। समझ आया क्या बच्चों? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का आना और सतह से टकरा करके जाना, उसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें देख लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इन टर्म्स के बिना ना ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा, फिर समझने में दिक्कत आ जाएगा आपको। तो आइए हम लोग कुछ टर्म्स को अपना देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला चीज़ देखो, मान लो ये कोई सरफेस है ऐसे बड़ा सा, ठीक है। मान लो इधर से कोई लाइट रे इस पे आया होगा और टकरा करके इधर निकल गया होगा ऐसे, ठीक है क्या? ओके, सरफेस बना लिया जाए अपना यहाँ पर। चलो भाई, ठीक ठीक ठीक। तो जो लाइट रे आता है ना ऐसे ऐसे, जानते होगे आप लोग, तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ओके, जो लाइट रे टकरा के इधर जाता है, टकराने के बाद सरफेस से इधर आता है, उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर आकर टकराती है लाइट, जिस पॉइंट पर आकर टकराता है लाइट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, इस सरफेस के 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम लोग नॉर्मल का नाम देते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये नॉर्मल है, याद रखें ये नॉर्मल जो है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। एकदम गलत नहीं होना चाहिए, गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है ये नॉर्मल। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज कॉल्ड द नॉर्मल। और ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है यहाँ पर, आप देखो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसे आई से डिनोट किया जाता है। और ये जो एंगल है, एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं और कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको एग्जाम में ना
आई मीन क्वेश्चन के अंदर ये वाला एंगल दिया रहेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है ना ना ना। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गॉट माई पॉइंट? ये एंगल थोड़ी है, ये थोड़ी है, ये होना चाहिए उसके बीच में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टडी करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है क्या? तो देखो रिफ्लेक्शन के सबसे पहला नियम कहता है, सबसे पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। बात समझ में आया क्या? दैट इज कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है कि एंगल आई जो होगा हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई कहाँ है? यहाँ, और एंगल आर कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप सर दूसरे लैंग्वेज में लिख के बताइए तो क्या आप कहना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने एंगल पे कोई रे आकर के इंसिडेंट करेगा, कोई रे आकर के सरफेस से टकराएगा, ठीक है, सरफेस से उतनी ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। जितने एंगल पर आकर टकराएगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करेगा। इफ समथिंग इज फॉलिंग ऑन अ सरफेस एट 45 डिग्री देन इट विल ऑल्सो बाउंस बैक और रिफ्लेक्ट एट द एंगल 45 डिग्री। चलो ठीक है, आते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ क्या कहता है इसका? सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal, all these three lie in the same plane, lie in the same plane। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दैट मीन्स अब आप ऐसा समझ लो कि जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड के पीछे एक प्लेन है और जो बोर्ड है बोर्ड के आगे एक प्लेन है। तो अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के आगे होता है ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आगे होगा, नॉर्मल भी आगे होगा, ये नॉर्मल भी आगे होगा, ये सरफेस रहा। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आया क्या? ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, पक्का? चलो मेन हमारा कौन सा है? मेन ये है पहला वाला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक ना? जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर सिंपल सा क्वेश्चन शुरू हो गया, मान लो यहाँ पर एक मिरर है, इसे हम लोग मिरर नाम दे देंगे, और इधर से एक लाइट आया ऐसे, और इधर से एक लाइट ऐसे निकल गया, ठीक है, और लाइट जो आया वो सरफेस से, इस सरफेस से 53 डिग्री पर आया, ठीक है। तो बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? क्या आंसर इतना हो जाना चाहिए? 53 ही सर, 53 पे आया है, 53 से जाएगा। तो मैंने ये नहीं पूछा कितने से जाएगा, मैंने पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है 53? नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपके मन में ये चल रहा हो, एक मिनट, अगर आपके मन में ये चल रहा हो तो आप ये लिख लो, ये गलत है, ये रॉन्ग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और इस नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पे 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 53 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पार्ट 37 डिग्री होगा। एंगल आई इज इक्वल टू 37 डिग्री। सोचो कैसे? एंगल आई इज इक्वल टू तुम लिखोगे 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री,
अब यहाँ से कितना बचेगा, 37 बचेगा। एंड नाउ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। और ये सही आंसर है, ये है करेक्ट। आप ध्यान से सुने सवाल को, उसके बाद जवाब दें, है ना, तो फिर सही हो जाएगा। चलो एक और सवाल पूछता हूँ और स्क्रीन पॉज करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अपना एक ऐसे मिरर है, एक मिरर ऐसे है, दोनों एकदम 90 डिग्री पर हैं। आप इस बात को याद रखें, दोनों एकदम 90 डिग्री पर हैं, ठीक है क्या। और इस पे एक लाइट रे इधर से आया ऐसे, ऐसे, और इस पे टकराया ऐसे, और इधर से चला गया ऐसे। कितने पे आया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले मैं इन सब का नाम लिख दूँ बच्चों। इसका नाम ले लो आप मिरर 1 M1, और इसका आप नाम ले लो मिरर 2 M2। ऐसे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाना कि मिरर है। लाइट रे इधर से आया है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर आया है। तो बोला उन्होंने कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन मिरर 2, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन मिरर 2। मिरर 2 पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिए, चलो ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसका नाम रख देते हैं N1 बिकॉज ये फर्स्ट मिरर पर है, और यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसका नाम रख देते हैं N2 बिकॉज ये सेकेंड मिरर पर है। अगर ये 30 डिग्री है और नॉर्मल क्या होता है सरफेस के 90 डिग्री पर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60, तो ये भी कितना होगा 60। हाउ, तो ऑन मिरर 1, या फिर ऐसे लिख दो फॉर मिरर 1 एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई हमें मिलेगा 60 डिग्री, तो एंगल आर कितना मिल गया 60, दैट इज वाई ये भी 60 हुआ। अब सोचो दिमाग से, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल मिरर से 90, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 90 ही होगा ना। और ये 60, ये 90, तो ये कितना, सोचो। तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल तो 180 ही होता है, एक ट्रायंगल में टोटल एंगल 180, और 180 में ये है 60 और ये है 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। सोच लिए, ठीक है। अब ये 30, तो ये भी 30, क्यों, और यही आंसर भी है अपना। क्यों बच्चों, क्योंकि फॉर मिरर 2 भी तो वही लगाओगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और मिरर 2 के लिए एंगल आई कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। सिंपल सा तो सवाल है। एक और पूछ लूँ क्या, बस एक और, चलो ठीक है। यहाँ पर मान लो अपना ये एक मिरर है और इस पर एक 90 डिग्री पर, इस मिरर पे एक 90 डिग्री पर एक आ गया ऐसे लाइट रे 90 डिग्री पर। तो तुम बताओ, ये लाइट रे आया, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट क्या होगा भाई, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओवर हियर। ऑप्शन दे दूँ, चलो ऑप्शन दे देता हूँ। आपका ऑप्शन है ए 90 डिग्री, आपका बी ऑप्शन है 0 डिग्री, आपका सी ऑप्शन है 60 डिग्री, और डी ऑप्शन नन। क्या इतना खींचना है, नन ऑफ दीज। अब सोच के बना, पॉज करके बना लिए। चलो अब सॉल्यूशन देखो, कौन सा आया आपका 90 आया या 60 या 0। आंसर इज 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा है 0 डिग्री है। मैं बताता हूँ कैसे। ओके, ये 0 डिग्री सही आंसर है। देखो तुम ध्यान से सोचो, इसमें ध्यान से सोचो,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ये इसका आगे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इमेज बनाने में, इमेज फॉर्मेशन में इस पॉइंट का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो कैसे, तो अब आप सोचो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, राइट? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यही होता है ना, यही बताया गया है। तो इंसिडेंट रे ऐसे आया और नॉर्मल भी इसका कैसे होगा? ऐसे ही होगा। इट मीन्स दैट इंसिडेंट रे और नॉर्मल तो यहाँ पर पैरेलल हो गए, और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है पैरेलल होने के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो गया ना भाई। और अब अप्लाई कर दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल R इज इक्वल टू एंगल I होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो भी कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। इसे बुक में कैसे लिखा रहता है कि इफ, याद रखें आप बात को, यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ। बुक में ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको? नोट, इफ ए रे ऑफ लाइट, बेसिकली इफ ए रे फॉल्स normally to a surface it retrace its path, अपने ही पाथ पर वापस आ जाता है। मतलब गया है ऐसे तो आएगा भी ऐसे, आएगा भी ऐसे। अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करता है, नॉर्मली फॉल करता है, तो वो जैसे गया है वैसे ही वापस आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आ जाओ एक और टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग आज, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और इसे हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में लिख दिया। समझ में आया क्या? चलो समझते हैं भाई। पहला वाला फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। देखो ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सरफेस है, ऐसा मिरर है या कुछ भी है, और इस पर एक लाइट रे ऐसे आया, और ऐसे टकरा कर इधर चला गया। ठीक, दूसरा लाइट रे ऐसे आया और ये टकरा कर ऐसे गया। समझ लो ऐसे जाएगा क्या इधर? हाँ सर जाएगा। तीसरा मान लो ऐसे आया, ये ले लेता हूं मैं कलर, थर्ड, और ये टकरा कर ऐसे गया। अब इसमें आप देखो एक कॉमन चीज दिखाई देगा आपको। वो कॉमन चीज क्या है कि अगर इसके सारे इंसिडेंट रे पैरेलल हैं, तो इनके सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं। मतलब अगर इनके इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सेम है तो इनके पैरेलल रेज का भी डायरेक्शन सेम है। इफ द डायरेक्शन ऑफ ऑल इंसिडेंट रेज आर सेम और इज सेम, then the direction of all in reflected rays is also same। और इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की खास बात क्या होती है कि इट ऑलवेज अकर्स ऑन द स्मूथ सरफेसेस।
ये हर जगह नहीं होते, ऑलवेज अकर्स ऑन स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ, ओके ओके ओके, स्मूथ सरफेसेस हमेशा एक चिकने सतह पर होते हैं, स्मूथ सरफेस पे होते हैं, ओके। और इनकी दूसरी खास बात क्या है, इनकी दूसरी खास बात ये है कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन सी आवर इमेजेज, वी कैन सी आवर इमेजेज इन दिस रिफ्लेक्शन। भाई साहब इसी प्रकार के रिफ्लेक्शन में ही हम अपने इमेज देख सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में अपने इमेज नहीं देख पाएंगे, है ना। पॉइंट पकड़ में आया। ये स्मूथ सरफेसेस पे होते हैं, चिकने सरफेसेस पे होते हैं और इसमें हमारा इमेज फॉर्मेशन बनता है जिसे हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब सर मिरर एकदम चिकना है क्या? हाँ, मिरर जो है एकदम चिकना सरफेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। सेकेंड है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? तो अभी मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे सरफेस हैं, रफ सरफेस, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऐसा कहीं वैसा, और इस पे तुम लाइट को रे को इंसिडेंट कराओ, ऐसे गिराओ, देखो यहाँ पर गिराओ, यहाँ पर गिराओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर गिरते ही लाइट रे इधर चला जाएगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पर तुम ऐसे गिराओ पैरेलल, यहाँ पर गिरते ही लाइट रे ऐसे चला जाएगा, ठीक है क्या? यहाँ पर तुम लाइट रेज को ऐसे पैरेलल गिरा कर देखो, ये लाइट रे इधर चला जाएगा। थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको पैरेलल कर लेता हूँ ऐसे, ये लाइट रे इधर चला जाएगा। मतलब पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट क्या है कि एक ऐसा सरफेस रफ होने के कारण इसके जो इंसिडेंट रेज हैं ये तो पैरेलल हैं, इनका जो डायरेक्शन है ये तो फिक्स्ड है, ये तो सेम है, डिफाइंड है। लेकिन इनके जो पैरेलल रेज हैं, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनका डायरेक्शन जो है डिफाइंड ही नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वैसा रिफ्लेक्शन जिसके इंसिडेंट रे का अगर डायरेक्शन सेम हो और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम नहीं हो, अलग हो, तो उस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एंड इट अकर्स ऑन रफ सरफेस। बाबू ये रफ सरफेसेस पर होता है। दूसरी पॉइंट, we cannot see our images in this type of reflection, we cannot see our images, ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि नेक्स्ट पॉइंट ये मैं अलग से बता देता हूँ। नोट 2000 का एकदम अच्छा सा नोट देखो, अब आपके मन में तो ये चलेगा सर इसका मतलब तो ये हुआ कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ब्रेक हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया। तो खास बात ये है बच्चों कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी ब्रेक नहीं होते, वो फिक्स्ड हैं, है ना। इसने भी रफ सरफेसेस में भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लाज रखा है, उसे फॉलो किया है, और उसे फॉलो करने के बाद ही ऐसा आया है। ये हम लोग देखते हैं बाद में, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से आपके लिए, ओके। बट अभी आप समझिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दिखने में ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रेक हो गया, बट ब्रेक नहीं होता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज हम अपनी कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत फिर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर पे बात करेंगे,
आप याद रखेंगे स्फेरिकल मिरर में भी जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।